माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, कल है 7 जुलाई और 7 जुलाई को आप सभी का एग्जाम है जैक बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का। तो उसका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हुआ हूँ। ठीक है, तो कल जो आप सभी का एग्जाम में एकदम निश्चित है इससे क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तो इसमें कुल मिलाकर मैं 10 या 12 क्वेश्चन जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, पूरा सोशल साइंस का तीनों सब्जेक्ट से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले क्या था कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। फिर भारतीय हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे और बंगाल के बुनकरों पर भारी मार पड़ी। और फिर ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियां जो थी भारतीय माल खरीदना बंद कर दी गई। आगे एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं। तो ये वीडियो जो है एकदम रिवीजन टाइप का है। ठीक है, रिवीजन टाइप का, जल्दी से आप लोग इसको देख लें। ठीक है, जल्दी से इसको देख लें ताकि आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाए जाते जाते आपका, रात भर में आप इसको रट भी लें। तो दूसरा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना के निम्न लाभ है। कौन कौन से लाभ है इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो बाढ़ का रोकथाम करता है ये। फिर विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति निकालता है। फिर पीने के पानी की उपलब्धता कराता है। मत्स्य पालन करवाता है। मिट्टी कटाव की रोकथाम करता है। पर्यटन केंद्रों का निर्माण करता है और रोजगार की उपलब्धता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। तो ईंधन क्या है, तो वे स्रोत जिनका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। तो पौधों और जानवरों, जीवाश्म ईंधन क्या है कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे और ताप और दाब से वे ईंधन में परिवर्तित हो गए, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उदाहरण क्या हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। सबसे पहले कोयला को ही देख लेते हैं। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, और कोयले का उपयोग क्या कहाँ होता है, तो घरेलू ईंधन में, उद्योग में, विद्युत ताप और वाष्प इंजन में। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। कोयले को अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लाखों वर्षों पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में जमने से बना हुआ है। विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस है। आगे है जर्मनी में, जो है जर्मनी में रूर क्षेत्र है। ठीक है, फिर भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में धनबाद, झरिया, बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान था। तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किया गया, जो इस प्रकार है। क्या क्या है, तो बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का विवाह क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता है। फिर बाल विवाह को कानून अपराध माना जा गया है। ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प ली थी। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई थी। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा क्या है। तो परमाणु ऊर्जा रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम एवं थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यूएसए है और यूरोप है। भारत में झारखंड और राजस्थान के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से, तो कलपक्कम है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा राजस्थान में और कैगा कर्नाटका में। ठीक है, आगे भूतापी ऊर्जा को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भूतापी ऊर्जा की बात करें तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान में लगातार जो होता है वृद्धि होता जाता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन में प्रयोग की जाती है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो खाना बनाने में उपयोग होता है, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने में। भूतापीय ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश का बात करें तो यूएसए है, फिर न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस है। भारत में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है और लद्दाख में पूगा घाटी है। ठीक है, लद्दाख में पूगा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार को देखेंगे तो भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर निर्वाह कृषि है और वाणिज्यिक कृषि है। कृषि में
तो निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो कृषक परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में होता है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो सबसे पहले गहन निर्वाह कृषि देख लेते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। इसमें किसान उर्वर मृदा में और उन्नत जलवायु में वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। मुख्य फसल की अगर बात करें तो चावल है, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि। क्षेत्र का बात करें तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न एशिया। आदिम निर्वाह कृषि की अगर बात करें, आदिम निर्वाह कृषि की, तो इसमें आ जाएगा आपका कि इसमें किसानों का जोत का आकार बड़ा होता है और वे पुराने औजारों से कृषि करते हैं। पुराने औजारों के कारण उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या होता है, कम होता है। स्थानांतरित कृषि की अगर बात करें तो इसमें होगा कि इसमें किसान जंगलों में वृक्षों के काट कर उसे जलाते हैं और उसे कृषि के उपयुक्त बनाते हैं। कुछ समय वहाँ खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो वे लोग दूसरी जगह जाकर फिर से वही कार्य करते हैं। इसे कर्तन धन कृषि भी कहते हैं। क्षेत्र का अगर बात करें तो अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। और ये रहा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों। तो आंसर होगा कि हाँ, सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य भविष्य में लोगों के साथ होने वाली संभावित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीब वर्गों को शोषण से बचाती हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से अक्षम लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लोगों को की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले कौन थे। तो समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान बहुत ही अग्रणी है। उन्हें भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं की शिक्षा के द्वारा इस बात को प्रेरित किया गया कि समाज का विकास ना बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी जो है उनको भी ट्रेंड किया था, ताकि वो जो है स्कूल में जाकर वो अध्ययन करवावे लड़की लोग के लिए। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेशों का आंदोलन क्यों चलाया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन चलाया और इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को उजागर करने का प्रयास किया था, इसलिए। नेक्स्ट है नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखें। तो नशाखोरी का दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो आंसर है एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति में कमी, स्वयं पर नियंत्रण का ना होना, स्वच्छता में कमी, शरीर का वजन कम होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। तो मानव तस्करी के निम्न तरीके हैं, जैसे प्रलोभन देकर किया जा सकता है, धमकी द्वारा किया जा सकता है, जबरन और बल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है मानव तस्करी, आगे अपहरण करके और धोखे से, इन सभी के माध्यम से मानव तस्करी किया जा सकता है। आगे बाल श्रम क्या है। तो 2 से 14 साल के बच्चों का धन अर्जन करने के लिए काम करना और अपना जीवन यापन करना ही क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है, चाइल्ड लेबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो यह कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। इसमें फसलों का उत्पादन कर उसे बेचा जाता है। इसमें अधिक पूंजी और विस्तृत जमीन का उपयोग किया जाता है। मशीनों के द्वारा ज़्यादा कार्य होता है। और वाणिज्यिक कृषि का बात करें तो वाणिज्यिक अनाज का कृषि होता है, मिश्रित कृषि होता है, रोपण कृषि इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का अगर बात करें तो आ जाएगा आपका कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति मीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र का बात करें तो दक्षिण मध्य एशिया है, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक है, जनसंख्या वितरण और फिर सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है। भौगोलिक कारक में स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल, खनिज और बाजार है, इत्यादि 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 क्या है, भौगोलिक कारक है। आर्थिक कारक का बात करें तो उद्योग धंधा है, व्यवसाय है, परिवहन है और संचार है। सांस्कृतिक कारक का बात करें तो धर्म है, रीति रिवाज है। और सामाजिक कारण का बात करें तो आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। इन सभी कारणों से होता है जनसंख्या वितरण जो काफ़ी ज़्यादा असमान वितरण है इंडिया में, ठीक है। कुछ एरिया है जहाँ पर काफ़ी विरल जनसंख्या है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर काफ़ी सघन जनसंख्या है। तो ये इतना सारे रीजन क्या है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं मेन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बने रहें चैनल पर और इसी तरह से मेरे चैनल से लाभ लेते रहें। और अगर चैनल से कुछ सीखने मिल रहा है आपको तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी दूर दराज के स्टूडेंट हैं उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।